इधर आम बजट को लेकर बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं, इस बारे में हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने उनसे बातचीत की। मौजूद हैं सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह। रणधीर जी, इस बार आम बजट पेश होने वाला है, बिहार को भी काफी आशा है। सहकारिता मंत्री हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार को क्या कुछ मिलना चाहिए, आपकी उम्मीद क्या है? नहीं, देखिए, बजट के लिए हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि किसानों के हित का बजट होगा। ये तो आप अचीवमेंट बता रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं कि सीधा आप चाहते क्या है कि इस बार के बजट में किसानों के लिए और क्या कुछ हो? नहीं, किसानों को लेकर भारत सरकार बहुत संवेदनशील है और निश्चित रूप से इस बार के बजट में किसान भाइयों को और कैसे आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, उनकी आमदनी बढ़ाने में कैसे उनको और मजबूती मिले। वो खेती को लेकर तो गंभीर रहते ही हैं, लेकिन जो उनको अर्थ में समस्या आती है उसके तरफ भी भारत की सरकार का ध्यान है और निश्चित रूप से सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था लाने वाली है जिससे किसान भाइयों को और उनको राहत भी होगा, उनका स्ट्रेस कम होगा और खेती करने में भी उनको आनंद आएगा और उसकी आमदनी भी उनकी बढ़ेगी। ऐसी योजना रचना भारत सरकार की। तो चलिए, थे हमारे साथ बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर। कैमरामैन कृष्णा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो देश का आम बजट पेश होने वाला है। इस बजट पर बिहार की निगाहें भी टिकी हुई हैं। खासकर जेडीयू के इस बात को लेकर निगाहें टिकी हैं कि आम बजट में बिहार के लिए क्या कुछ खास होगा। इसे लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी। सर, आम बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है बिहार को? विशेष पैकेज की मांग आप लोगों ने की थी, क्या वो पैकेज पूरा मिल गया या फिर क्या उम्मीद है? देखिए, यह बजट बड़ा महत्वपूर्ण होगा और बिहार एक डेवलपिंग राज्य है। बिहार ने विकास के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किया और डबल डिजिट में यहाँ का ग्रोथ रेट रहा। इतने वर्षों के अंदर ग्रोथ रेट कभी गिरा नहीं है। निश्चित रूप से जो समय, चूँकि बजट अभी पेश नहीं हुआ है, जब बजट के प्रस्तुतिकरण के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि बिहार के बहुत से सवाल जो पहले रखे गए वो तर्क के आधार पर, उसमें सच्चाई रहती है अपनी मांगों के विषय में। बिहार की जो मांग पहले से रही है उस सवाल पर, और बिहार का जो ड्यूज भी पहले रहा है। यही सवाल है सर कि क्या उम्मीद है और क्या चाहती है बिहार? देखिए, हम मानते हैं जिस ढंग का समाचार आ रहा है कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार बिहार के सवालों पर गंभीरता से विचार करेगा। जो विशेष राज्य के दर्जा की मांग जो आप लोगों ने की थी, वो मांग अभी तक आप लोग का कायम है? हम लोग इस मांग से हम लोग कभी नहीं हटेंगे। इस मांग के समर्थन में हम लोगों ने दस्तावेज भी दिया। अब कुछ नियम और कायदा जो बात है, लेकिन हम इस विशेष राज्य का सवाल हमारा उठता रहेगा। लेकिन हमको लगता है कि केंद्र सरकार निश्चित रूप से बिहार को इस बजट में भी विशेष सहायता देने का काम करेगा। तो ये था हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, जो आज भी जेडीयू के विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर से दोहराना नहीं बोलते। कैमरामैन कृष्णा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो तमाम लोगों की उम्मीदें टिकी आज के बजट पे, चाहे वो आम हो, खास हो, नेता हो या फिर अभिनेता हो। तमाम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनके अनुरूप ये बजट होगा और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ पटना स्टूडियो में प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी हैं, अर्थशास्त्री हैं, मुकेश कुमार सिंह जुड़े हैं, विश्लेषक हैं, दीनदयाल वर्णवाल प्रवक्ता हैं, प्रदेश बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर के, और राजेश ठाकुर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही केपीएस केसरी साहब भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले मुकेश जी, आपके पास चलते हैं, आप विश्लेषक हैं। ये विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है और तमाम लोग कह रहे हैं कि विशेष पैकेज मिल जाएगा, हो सकता है। आपको लगता है ऐसा संभव है 4 महीने में? जो परिस्थितियां अभी हैं, और चूंकि पहली बात तो ये जो बजट आ रहा है, ये नॉर्मली बजट जो होता है वो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होता है और उससे पूरा देश जो है वो साल भर गवर्न होता है। जो फाइनेंशियल हमारा पर्स होता है वो उसको डिस्क्लोज किया जाता है, उसको बताया जाता है कि साल भर किस ढंग से किस मद में कितना खर्च होगा, और सरकार जो है उसको तय करती है और अन्य विभाग जो सरकार के विभाग होते हैं, चाहे वो देश में कहीं भी हो, वो उसको खर्च करते हैं। तो लेजिस्लेटिव ये एक विधायिका का निर्णय होता है जिसको कि कार्यपालिका पूरी तरह
उसको अमली जामा पहनाती है। लेकिन इस बजट में आप देखेंगे कि जो राजनीतिक जो लक्ष्य हैं, मतलब पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, इस बार राजनीतिक ढांचा है और राजनीतिक ढांचे में हम आर्थिक ढांचे को, आर्थिक उपलब्धियों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये इस पहली बात तो ये अंतरिम बजट है और इसको अंतरिम वित्त मंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बड़ा अनूठा है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन बहुत ही अनूठा है ये कि अंतरिम बजट है और अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल इसको संसद में अभी प्रस्तुत करेंगे। दूसरी चीज जो दिखाई पड़ रही है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बिहार एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य होगा पूरे चुनावी प्रक्रिया में देश में, तो ऐसी आशा हम लोग भी अनुमान कर रहे हैं कि बिहार को कहीं न कहीं विशेष दर्जा नहीं मिले, विशेष आर्थिक पैकेज नहीं मिले, लेकिन ऐसी सौगातें मिलेंगी जो आर्थिक जो बिहार को जो जरूरतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में या बाकी सारी चीजों के रूप में, वैसी सौगात निश्चित रूप से हम अनुमान करते हैं और आशा भी करते हैं और हमारा विश्वास है कि ऐसा होगा भी। नहीं, ये संभव है मुकेश जी? 4 महीने में, अगर बड़ी योजना की आप बात कर रहे हैं, 4 महीने में संभव है? नहीं, 4 महीने में संभव नहीं है, लेकिन अगर एक बार घोषणा हो गई और सरकार ने उसके लिए एलोकेट कर दिया तो वो घोषणा बाद में होगी, लेकिन इसका प्रभाव तत्काल रूप से बिहार के जनमानस पे पड़ेगा और बिहार का जो युवा मतदाता है या बिहार के मतदाता है उस पर पड़ेगा। बिल्कुल, कई योजनाएं भी हमारे नजर में है जो 15-20 सालों तक चले। राजेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। राजेश जी, थोड़ी देर पहले दीनदयाल वर्णवाल साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि झारखंड का स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है, सीएम रघुवर दास इतना काम कर रहे हैं कि लोगों की जो आय है वो भी बढ़ रही है और काम बहुत ज्यादा हो रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या झारखंड को इस बजट से कुछ खास मिलने वाला है? देखिए, मैं न्यूज 18 को लगातार देखता हूं और जो मैं देखता हूं उसमें पाता हूं कि जो हालात हैं बहुत नाजुक है इस राज्य में। और मैं कोई अपनी ओर से बात नहीं कह रहा हूं, ये आपका चैनल बोलता है और हम देखते हैं। और देखिए, आप जिस चैनल से बोल रहे हैं उस चैनल को देखने वाले बिहार झारखंड में लाखों लोग हैं, इसलिए हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि बहुत ज्यादा, देखिए बजट बहुत संजीदा विषय है और इस पर हम अगर अपनी पीठ थपथपाए या गाल बजाए तो ये कतई शोभा नहीं देता। और मैं चाहता हूं कि डिस्कशन बहुत तरीके का हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बजट से, जो बजट अंतरिम बजट है वो, उससे हम बहुत ज्यादा उम्मीद करें ये भी बेईमानी होगी। कहीं ना कहीं ये अंतरिम बजट है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हो सकता है पूरे साल का बहुत बड़ा सा बजट पेश करे। मुकेश जी ने ठीक कहा है कि जो जिस तरह के बजट आएंगे उसका कुछ असर आगे हो चाहे ना हो, लेकिन युवा मतदाताओं पर असर पड़ेगा, उस बात को हम समझ सकते हैं। अदरवाइज मुझे कोई विशेष बात इस बजट, देखिए जो पिछले 4 साल में बजट पेश किए गए हैं उससे क्या मिला वो देखने वाली बात होनी चाहिए। बेरोजगारी लगातार बढ़ी है और देखिए, नीति आयोग का नाम इसलिए बदला गया था कि वे आंकड़ों में हेरा फेरी करे, वरना देखिए आप, नीति आयोग कुछ कह रहा है और रिपोर्ट्स कुछ कह रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुखद है। देखिए, आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करके देश को नहीं चलाया जा सकता और देश का बजट पेश नहीं किया जा सकता है। अगर आपके आंकड़े गलत होंगे तो बजट सही कैसे होगा, ये समझने की बात है। अगर आपने ये स्वीकार नहीं किया है कि बेरोजगारी बढ़ी है तो आप बेरोजगारों को रोजगार देने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? नहीं, आप मानते हैं झारखंड को भी बहुत कुछ चाहिए बजट से? 18 साल का झारखंड हो गया, क्या भी बहुत जरूरत है झारखंड को बजट से? जी नहीं, देखिए, जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक तो बहुत तरह की बातें होती थी, विशेष राज्य के दर्जे की बात होती थी, बहुत सारी घोषणाएं हुई। लेकिन देखिए, अगर आप झारखंड में देखेंगे और बहुत माइन्यूटली अगर स्टडी किया जाएगा तो देखा जाएगा कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, वो यहां बुरी तरह से फेल है। अगर किसी चीज में खर्चा हुआ है तो सिर्फ वो पीआरडी जनसंपर्क विभाग का खर्चा हुआ है, जो प्रचार प्रसार के लिए एडवर्टीजमेंट देने का काम करता है, उसका बजट सही सिद्ध हुआ है। बाकी बजट का क्या हाल है ये आपने पिछले दिनों जब झारखंड का बजट पेश हुआ था, हमारी आपकी बात हुई थी और आपने देखा था कि किस तरह से बजट का पैसा पूरा खर्च नहीं हो पाया है। फिर भी बजट को लगातार पेश करने की कवायद चल रही है। ये चूंकि संविधान सम्मत बात है और बजट पेश करना जरूरी है, लेकिन जो उम्मीद की जहां तक बात है तो उम्मीद कुछ बहुत ज्यादा नहीं रह गई, उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। जाना जानी की बेला है। अब इस समय तो हम लोग जो पिछले 4 सालों में उन्होंने किया है उसकी चर्चा कर सकते हैं। आने वाले समय में देखिए, जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं या भाजपा के कोई भी नेता तो 2022 की बात करते थे,
तो उनके हिसाब से तो 2022 तक वो बजट पेश करेंगे, जब तक संवैधानिक रूप से 2019 तक भरोसा दिख रहा है उनका, आत्मविश्वास कह रहा है। दीनदयाल जी बनेगी वो दीनदयाल जी, राजेश जी कह रहे हैं आने जाने की बेला है, 2022 तक आप सोच रहे हैं कि सरकार आपकी बनी रहेगी, आप क्या कह रहे हैं, वाकई आने जाने की बेला हो गई आपके लिए? नहीं, 60 वर्षों तक जिस तरह से देश और राज्य का हालत रहा है, उससे यहाँ की जनता, देश की 125 करोड़ जनता देखी है जी, किस तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपाई है और लोगों को गरीबी का नारा देकर गरीब को ही हटा दिया गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का सरकार 60 साल तक लोगों ने देखा है और जिस तरह से देश और दुनिया में ये भारत का छवि को पहुंचाया गया था, इससे कोई उबरा नहीं है लोग, और लोग देखे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार, और झारखंड में एक मौका ही मिला था कांग्रेस को, और वह मौका मधु कोड़ा के माध्यम से जब मिला तो राज्य का हालत क्या हुआ, आज कई मंत्री जेल में हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की जो नीति है निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बढ़ावा का नीति है, जबकि भारतीय जनता पार्टी काम जो भी की है आज तक। चलिए हम राजनीति वाली बजट की बात नहीं करेंगे, नवल किशोर चौधरी के पास चलते हैं। नवल जी, आपको ऐसा लगता है कि बजट की बात हो और राजकोषीय घाटा का सवाल नहीं आए? क्योंकि जाहिर सी बात है ये आम चुनाव सामने और ये बिल्कुल चुनावी बजट होगा, तो सौगातें ज्यादा मिलेंगी और घोषणाएं ज्यादा होंगी, तो घाटा ज्यादा हो सकता है। आने वाली सरकार किसकी होगी कोई नहीं जानता है। अगर बीजेपी की सरकार आई तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट लेगी, तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इसे गलत बताएगी। क्या होगा राजकोषीय घाटा? उम्मीद ये कहा जा रहा है कि ये बढ़ सकता है। देखिए, जो संदर्भ है उसमें बढ़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता जी। आप जितना कहें, कोई भी पार्टी होती और किसी की सरकार होती और चुनाव के पहले बजट पेश करना होता, भले ही वो अंतरिम बजट ही क्यों ना हो, उसकी कोशिश होगी कि जहां तक अंतरिम बजट की सीमाएं उसको अनुमति देती है वहां तक वो जाने की कोशिश करेगी। और उसका दो ही रास्ता है, एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर। स्वाभाविक है ये पब्लिक एक्सपेंडिचर उस सेक्टर पर होगा जहां तत्काल राहत मिले। लॉन्ग टर्म की बात मत कीजिए। लॉन्ग टर्म में किसी अर्थशास्त्री ने, केन्स ने कहा था, वी आर ऑल डेड। आप शॉर्ट टर्म को इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ी देर पहले झारखंड से जो प्रतिनिधि पहले आए वो बड़ी बात कर रहे थे, बिल्कुल सही, लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स होता है, लेकिन कोई भी सरकार शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर नहीं कर सकती है। अगर शॉर्ट टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट है तो एड्रेस करना होगा, किसानों का एग्रेरियन क्राइसिस है तो करना होगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। या कहकर काम नहीं चलेगा कि जीएसटी बिग टिकट रिफॉर्म है, या कहकर कहा नहीं होगा कि डिमोनेटाइजेशन से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। आपको फैक्टर इन करना होगा कि ये दोनों जिम्मेवार रहे लॉस ऑफ जॉब्स। आप झारखंड की बात करते हैं, हम जानना चाहेंगे कि जो नेशनल एवरेज आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, क्या झारखंड उससे कम है? एब्सोल्यूट फिगर देकर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को झुठला नहीं सकते। गंभीर चिंता की बात। स्वाभाविक है सरकार इससे अनअवेयर नहीं है, इनसेंसिटिव नहीं हो सकती है, और अगर होती है तो अपने कॉस्ट पर होगा, ऐसा नहीं करेगी। सरकार कोशिश करेगी पब्लिक एक्सपेंडिचर। और दूसरा रास्ता है टैक्सेशन। ठीक ही केसरी जी ने कहा, जीएसटी के का वो दायरे से हट गया है, गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सेप्ट कुछ गुड्स। लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते, अभी बात कर रहे थे केसरी जी से कि सरकार एक ब्रॉडर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ले डाउन कर सकती है, जहां वो हिंट दे सकती है कि वो जीएसटी रेट्स में भी कमी करेगी। वो जीएसटी काउंसिल में होगा, बजट में नहीं होगा, लेकिन सरकार इसको कर सकती है, इंटेंशन शो कर सकती है। और स्वाभाविक है जो डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है कोई इमीडिएट या एक दे सकती है राहत। जहां तक स्पेशल स्टेटस का सवाल है, मैं आपने मुझसे नहीं पूछा लेकिन इसकी कहीं कोई संभावना नहीं।
लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से सिटीजन्स बिल्कुल ये बात पहले भी साफ हो चुकी है कि स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता है, ऐसी प्रावधान नहीं है। हाँ, स्पेशल पैकेज देने की बात जरूर कही जाती है, लेकिन आज तक वो भी नहीं पहुंचा है। हम केसरी साहब के पास चलेंगे। केसरी साहब, आपका ये बयान था बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, जबकि अब सरकार बीजेपी की है, अलायंस की सरकार है बीजेपी की, केंद्र में भी सरकार है, तो बिहार के विकास के लिए क्या राय आप देना चाहेंगे? क्या कुछ संभव हो सकता है बजट में? देखिए, अभी मैं समझता हूं कि इसमें अगर कुछ सरकार कर पाएगी तो एक ब्लूप्रिंट सामने रखेगी जी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कहां कैसे हो सके, क्योंकि बैकवर्ड स्टेट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और जो भी लैंड लॉक स्टेट्स हैं, माने जहां समुद्री तट से नहीं जुड़ते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए अगर कुछ इस अंतरिम बजट में कुछ बात अगर आएगी बिहार के लिए, खास बिहार के लिए, तो यही आ सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां कहां बढ़ोतरी हो सकती है। और बिहार, खास ही बिहार के लिए नहीं, हर बैकवर्ड स्टेट के, हर बैकवर्ड इलाके के लिए ये बात सामने आनी चाहिए। मैं समझता हूं ऐसा कुछ शायद हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है। मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, अभी हम राजकोषीय घाटे की बात कर रहे थे। अब सरकार नई घोषणाएं करेगी, नए ऐलान करेगी तो जाहिर है खर्च ज्यादा होगा, लेकिन इनकम कहां से होगी? क्या इस बात का भी जिक्र होगा? सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी इस बजट में कि इनकम का सोर्स भी बताया। जीएसटी से जो टारगेट इनकम था वो भी कम हो रहा है, तमाम चीजें कम हो रही, लेकिन घोषणाएं बढ़ रही हैं। अनूप जी, पहले तो जो प्रावधान होता है, ये प्रावधान जो हो रहा है, जिसका जिक्र कर रहे हैं कि इसका असर बहुत आंतरिक होगा और लंबे छोटे समय के लिए होगा, ऐसा नहीं होता है। जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, चाहे अंतरिम बजट में हो या बजट में हो, उसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं और उसके तत्कालिक परिणाम भी होते हैं। यहाँ इस जो बजट जो आ रहा है 2019 और 20 का बजट जो पीयूष गोयल प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसको दो ढंग से हमें देखना होगा। एक तो इसका तत्कालिक लाभ क्या होने वाला है, चूंकि चुनाव अप्रैल में होने वाले हैं, अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं, तो पहली बार जो है वो सरकार की नजर होगी वो वोटों पे होगी। और दूसरी तरफ आर्थिक जो बुलंदी है, आर्थिक मजबूती जो देश की है, उसमें कोई बहुत बड़ा ह्रास नहीं हो, चूंकि उसमें कमी आ रही है। जो नोटबंदी का एक, जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे अभी चौधरी जी, कि कहीं ना कहीं जो है हम देख रहे हैं कि इस देश में एक बड़े ढंग से हमने बेरोजगारी को बढ़ते हुए देखा है, और उसका रिपोर्ट भी, एनएसएसओ का रिपोर्ट भी आया है, और वो कह रहा है कि ऐसी बेरोजगारी 45 साल के बाद देश में दिखाई दे रही है। इसका तत्कालिक जो परिणाम जिस कारण से ये हुआ है, जिसको हम देखते हैं, वो ये है कि नोटबंदी कहीं ना कहीं लघु और मध्यम जो उद्योग थे उसके पूरी धरातल को, उसकी पूरी जो संरचना थी उसको कमजोर करने का काम किया, और वहीं सबसे ज्यादा रोजगार देश से मिलता था। तो यह जो इस बजट में हम दूसरी चीज जो देखेंगे कि कॉर्पोरेट और जो इंडस्ट्रियल फोकस होता था, नॉर्मली किसी बजट में सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा लाभ मिलता था या सबसे बड़ी जो सरकार की जो सोच होती थी, वो थी कि किस ढंग से हम अब बड़े उद्योगपतियों को या कॉर्पोरेट ग्रुप्स को और जो हमारा जो बड़ा उद्योग है उसको हम नजर करें। इस बार के बजट में अनूप जी, हम इस बात को देखेंगे कि किसानों को अहमियत मिलेगी, नौजवानों को अहमियत मिलेगी, छात्रों को अहमियत मिलेगी और महिलाओं को अहमियत मिलेगी। ये पूरी तरह से एक, जिसको कहिए कि पिरामिड, इसका स्ट्रक्चर जो है वो बदला हुआ नजर आएगा, और ये दूरगामी बजट होगा, ये तत्कालिक लाभ भी देगा, और कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा होगी कि वो कंटिन्यू करे। मतलब ऐसा नहीं कहा सकता है कि सरकार की विदाई है कि जो भी है सरकार में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। दीनदयाल वर्णवाल साहब के पास चलते हैं। दीनदयाल जी, मुकेश जी कह रहे हैं कि तत्कालिक फायदा इसका दिखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि 4 महीने बाद चुनाव जब होंगे, 3 महीने बाद जब चुनाव जब होंगे, अगर इसका फायदा तत्कालिक नहीं मिला, इसमें देर हुई, तो शायद ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। आप जो तैयारी कर रहे हैं बजट को लेकर, चाहे हम किसानों की बात करें, टैक्स स्लैब की बात करें, इसका अगर फायदा जल्दी नहीं मिला तो शायद आपके लिए सही नहीं होगा। दीनदयाल जी, सवाल मेरा आपसे है। आप खा नहीं रहे? हाँ, जी जी जी, इसको भी डबल चल। क्या आपको लगता है कि तात्कालिक लाभ बंटवारा आपको मिलेगा? आप जो मुद्दे गिना रहे हैं, जी ये लीजिए ना, ये वो से नहीं चलेगा। जो मुद्दे गिना रहे, चाहे किसानों की बात करें, टैक्स स्लैब की बात करें, लाभ का नहीं है अनूप जी। आप लगातार देखे होंगे कि इस, हाँ बोलिए, इस नोटबंदी के बाद बैंकों की स्थिति जो कांग्रेस में ध्वस्त हो गई थी, बैंकों की स्थिति सुधरी है। 3 लाख करोड़ ऐसे पैसे जमे हुए, जो पैसा कहीं न कहीं काला धन के रूप में इधर उधर जमा किए गए थे, और ये सारे पैसे जब बैंक में आए,
वही 3 लाख करोड़। फिर मुद्रा लोन के तहत हमने नौजवानों और महिलाओं को लोन दिया और 7 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ। कुल मिलाकर कहा जाए तो नोटबंदी हमारा एक गेम चेंजर रहा आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने का। किसी भी हालत में नोटबंदी कहीं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ देश का, बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। जो कांग्रेस के समय में जहां 55 लाख करोड़ रुपया लोन के तहत चला गया था बैंक। चलिए, बिल्कुल उम्मीदें अब भी यही है बजट से। हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो एक सवाल मेरा तमाम लोगों से करूंगा, बिल्कुल कम वक्त में संक्षेप में अपना जवाब दें। नवल किशोर चौधरी साहब, क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या होगा बजट, बिल्कुल संक्षेप में बताएं। मैंने पहले भी कहा है, किसानों के लिए राहत देने की बात होगी, गरीबों के को राहत देने की बात और मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में, और बेरोजगारी समाप्त करने की कोई न कोई पहल होगी। केसरी साहब, आपको क्या लग रहा है, कैसा होगा ये बजट, बिहार को कितना फायदा होगा, इंडस्ट्री को, उसको भी खुश करने और रीजनल बैलेंस की जो बात की गई है वह भी होगी। लेकिन कहीं न कहीं जो ये 3 केसरी साहब, ये सवाल मेरा है, मैं आपको चौधरी साहब आपको रोकना चाहूंगा, वक्त की थोड़ी कमी है, तमाम लोगों से मुझे उनकी राय लेनी होगी और कहीं न कहीं इसकी कोशिश अवश्य होगी। चौधरी साहब, संभावनाएं सीमित हैं। बिल्कुल, मैं गुजारिश करूंगा आपसे, वक्त की कमी है थोड़ी, करेंगे बिल्कुल वक्त की थोड़ी कमी है। केसरी साहब, क्या लग रहा है आपको, कैसा होगा बजट बिहार की इंडस्ट्री के लिए? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही केसरी साहब तक। मैं मुकेश जी के पास चलूंगा। मुकेश जी, आप विश्लेषक है, तमाम बातों को बताया आपने, आपको क्या लग रहा है, क्या होगा बजट का प्रारूप, किससे फायदा मिलेगा, संक्षेप में? तुमको अगर नहीं है तो ये नमकीन वाला लो तो तुम नहीं सर, आप लीजिए हमारा। मुकेश जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेश जी के पास चलते हैं। विपक्ष में राजेश जी, आप उम्मीदें क्या हैं? आपने जिस पर जीत हासिल की उस पर ज्यादा फोकस शायद बीजेपी का होगा। नहीं, देखिए 4 साल में जो बजट पेश किए गए हैं उसके नतीजे क्या आए हैं उस पर ज्यादा हमारा फोकस है कि आपने जो 4 साल में बजट पेश किए उससे क्या मिला, उससे नोटबंदी से क्या मिला, जीएसटी से क्या मिला, बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, किसान मरे कि नहीं मरे। हमारा उम्मीद करना, देखिए 4 साल से जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे आज वो निराश है, और अगर अब उम्मीद करे कि 2 महीने में कोई बड़ा चेंजेज आ जाएगा, मैंने पहले भी कहा था कि आना जानी की बेला है, उसको बर्णवाल जी गलत समझ गए। अनूप जी, नहीं, आप खुश रहिए, आप भी थोड़े दिन के बाद निराश हो जाइएगा। और ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि अभी जो भी चुनाव के बाद सिर्फ निराशा ही निराशा हाथ लगेगी। निराशा है क्योंकि विपक्ष के करोड़ों रुपए जो काले धन थे उनको रुपया कागज बराबर हो गया। अरे बेरोजगारी आई है उसकी कहिए, बेरोजगारी आई मर रहे हैं उसकी बताइए। चलिए, थोड़ा इंतजार करेंगे, जो आरोप लग रहे हैं वो कितना सही होगा उसके लिए थोड़े महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम चर्चाएं बाद में भी करेंगे, बजट पेश हो जाएगा उसके बाद भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट की कॉपी जब संसद भवन पहुंची तो वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी विनीत ने। क्या कुछ उन्होंने देखा ये बता रहे हैं। आखिरी बजट पेश किया जाएगा और बजट की कॉपी इस वक्त संसद भवन परिसर में पहुंच गई है। आप देख सकते हैं कि बजट की कॉपी को ट्रक से लाया गया है और यहां पर उतारा जा रहा है और सुरक्षा घेरे में इसे रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर बजट की कॉपी को रखा गया है। अब देखने वाली होगी 11 बजे बजट को वित्त मंत्री पीयूष गोयल पेश करेंगे और इसमें आखिरकार क्या बजट रहेगा, क्योंकि आखिरी बजट है, चुनावी बजट है, तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि कई छूटें मिल सकती है। चुनावी बजट रह सकता है, आयकर में छूट मिल सकती है, साथ ही साथ डीबीटी को विस्तार किया जा सकता है, डीबीटी के जो एरिया को विस्तार किया जा सकता है, किसानों को राहत दी जा सकती है और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राहत दी जा सकती है। लेकिन यह कैसा बजट होगा जब 11 बजे वित्त मंत्री पीयूष गोयल पेश करेंगे तभी यह पता चलेगा। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और इधर बिहार के उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार की जरूरत को समझती है, उन्हें भरोसा है कि बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा। क्या जरूरत है? मैं जरूर ये चाहूंगा कि बिहार में कल की बजट हो और बिहार का विशेष पैकेज मिले,
चूंकि बिहार के लिए यही आवश्यक है। विशेष पैकेज जिस दिन बिहार को मिलता है तो बिहार देश के जितने भी विकसित राज्य है उसके समानांतर खड़ा होने में बहुत सहजता से खड़ा हो सकता है। तो और एनडीए जहां बजट को लेकर उम्मीद जता रही है कि वहीं कांग्रेस बजट को औचित्यहीन बता रहा है। को लेकर के जनता को इंतजार है और अर्थव्यवस्था को अब एक ठहराव मिला है। बड़े फैसले केंद्र सरकार ले सकती है। जहां तक बिहार का पर्सपेक्टिव है, हमारा ये मानना है कि सेंट्रल टैक्सेज में जो बिहार की हिस्सेदारी है वो बढ़नी चाहिए, इसलिए कि कहीं ना कहीं बिहार के बजट के निर्धारण में जो केंद्रीय सहायता का जो योगदान है वो निरंतर कम होता गया है। हमारे आंतरिक संसाधनों में सेंट्रल टैक्सेस से जो आमदनी का रास्ता है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगर उसमें हिस्सेदारी का प्रतिशत बढ़ेगा तो बिहार को उसका लाभ होगा। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि बजट 31 मार्च के बाद का न पेश होगा, अंतरिम बजट पेश होना चाहिए। ये कैसे 5 साल के लिए अगले का बजट दे रहे, अगले 1 साल के लिए बजट दे रहे? इनको कोई संवैधानिक अधिकार तो है नहीं। कायदे से 1 अप्रैल से लेकर 26 मई तक का व्यवस्था इनको बजट देना चाहिए। तो चूंकि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है सभी संवैधानिक परंपराओं और मान्यताओं को तोड़ती रही है, लेकिन ये तो पिछले 7 दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव बीच में है और आप 1 साल का बजट दे रहे हैं। तो ये बजट ही औचित्यहीन है। और कैमूर वासियों को बजट से क्या उम्मीदें हैं, उनकी भी राय सुन लेते हैं। बड़े स्कूल में तरक्की हो, हम लोग गांव में पढ़ते हैं और सोचते हैं कि बड़े बड़े स्कूल में जाएं और गांव का नाम रोशन करें। जगह घुसखोरी बंद हो जाए, जो भी काम हो सब जनता जाने की हाँ हाई फंड हो था, हाई काम हो था, ठीका हो था, हाई कोनो चीज हो था, ये घुसखोरी सब बंद हो जाए सब जगह, यही हम चाह रहे हैं। हाँ, घुसखोरी जिसका जितना तनख्वाह है वतन है उसका मिलना चाहिए, फालतू नहीं। हम तो यही चाहेंगे। कल की बजट से हम लोग यही रख रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर इनकम टैक्स का दायरा अगर सरकार बढ़ाती है, 2.5 लाख है वहाँ अगर 5 लाख करेगी तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो हम लोग की एक मुफ्त राशि जो मिलती है उसमें कर का दायरा बढ़ने से ज़्यादा लाभ होगा। बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई को अच्छा हमनी के ये चाहत बन जाए कि सरकार हमनी के सिलेंडर दे, जैसे कि हमनी के खाना बनाए में बहुत दिक्कत बा चूल्हा लकड़ी पर। ये नहीं बा कि हमनी के परलो बा पैसा नहीं है, सिलेंडर फ्री में मिले गैस। तो आम हो या खास, गरीब हो या अमीर, तमाम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से बजट चाहते हैं, उनको ज्यादा सुविधा मिले ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो माना जा रहा है वो किसानों पर होगा, आम जो मध्यम वर्गीय परिवार है उन पर होगा, बेरोजगारों पर होगा। क्योंकि चुनावी साल, चुनावी बजट, अंतरिम बजट 5 में 4 महीने के लिए, और उम्मीद की जा रही है कि जो तय सीमा है, जो बियॉन्ड द लिमिट है, उसे छूने की कोशिश केंद्र सरकार जरूर करेगी। क्योंकि बहुत कुछ चुनाव पर निर्भर करता है, इस बजट पर निर्भर करता है कि आने वाला चुनाव कैसा होगा।